हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 7 एंड वी विल डू द न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 14 एंड 15। पेज नंबर 14 एंड 15 के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन द टुडे क्लास वी विल डू दैट न्यूमेरिकल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम इन अ सिंगल रो। ओके, तो यहाँ पे एज यू कैन सी 3 टेबल है एंड देन हमें जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन करना है, सेम उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले मास को देखते हैं। अगर हम मास की यूनिट को देखें तो क्या होती है? द मास इज केजी। ओके, एज यू कैन सी, तो इसको यहाँ पे हमने सेकंड से मैच किया एंड नॉर्मली व्हाट वी से जो मास होता है एग्जैक्टली उसे क्या बोलते हैं? मीजर ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मीजर ऑफ इनर्शिया। एंड जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसी इनर्शिया को मास से कंपेयर भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन इज वेट। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो ये वेट को न्यूटन से मैच करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वेट है ये किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। इट जस्ट एग्जांपल, जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे आपका वेट कम हो जाता है, आप मून पे जाते हैं तो वेट और कम हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन जिसे जी से भी डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वन वाला हो गया। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? जीरो एट द सेंटर। सेंटर पे क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओके, अब हम आते हैं लास्ट वन पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ऑफ कोर्स ये वैल्यू ही कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। ये जो कांस्टेंट है ये पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट? Will the mass and weight of the object on the earth be the same as the value of Mars? Okay, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मास और वेट में डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए बेटा, मास क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं आपका मास कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप मून पे रहे आपका मास बिल्कुल सेम है, आप अर्थ पे रहे आपका मास सेम है, आप पूरे यूनिवर्स में जाओगे आपका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। बिकॉज मास क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर। किस अमाउंट में मैटर है उसी को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ओके, एवरीवेयर सेम, और ये जीरो नहीं हो सकता। मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। ओके, एंड इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। इसके बाद हम एक्चुअली देखते हैं वेट क्या होता है। तो नॉर्मली जब भी आप बोलते हैं ना कि वेट मशीन में चलो वेट मीजर करते हैं, तो वहां पे आप वेट मीजर नहीं कर रहे हैं, वहां पे आप क्या मीजर करते हो? मास मीजर करते हो। क्या मीजर करते हो? मास। क्योंकि मास की यूनिट क्या है? केजी। वेट की यूनिट तो क्या होती है? न्यूटन होती है। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वेट क्या होता है। बेटा वेट क्या है? एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है जो कहां पे लग रहा है? जिसके थ्रू अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है? इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आपका वेट क्या चेंज होता है क्या? ऑफ कोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे चेंज होता है, तो आपका जो वेट है वो भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज हो जाता है। अगर आप अर्थ के सेंटर पे देखोगे तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब वेट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स जो वेट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो वेट की ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। वेट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? mg। वेट क्या एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या लिखते हैं? m इंटू जी। तो वेट को भी क्या लिखेंगे? m इंटू जी। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? विल द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑफ मार्स। तो देखिए दैट इज द कॉमन कि अगर आप मार्स में देखोगे तो मार्स में आपका मास तो सेम रहेगा, क्योंकि मास तो क्या है? एंटायर यूनिवर्स में सेम होता है। लेकिन जो वेट है वो हाइट के साथ चेंज होता है, तो इसीलिए जो वेट है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एज यू कैन सी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑन द अर्थ एंड मार्स, बट द वेट नॉट बी द सेम बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स इज डिफरेंट दैट ऑन द अर्थ। जी की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो ऑफ कोर्स वेट भी क्या है? चेंज होता जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 4 डेफिनेशंस देखेंगे। फ्री फॉल की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की। फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है?
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, केवल ग्रेविटी लग रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो वो क्या है, फ्री फॉल के केस में। कोई भी बॉडी है उसको छोड़ दोगे एकदम से तो उस टाइम उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। हाउ यू कैन राइट, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी falling freely. The next one is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity क्या होता है, जो भी acceleration लग रहा है, जो भी बॉडी पे acceleration लग रहा है, किससे लग रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम एक्सेलरेशन कैसे पता चले कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। बेटा जब भी आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, आपका कोई व्हीकल है, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, बट कोई चीज जब ऊपर से आ रही है तो उसमें क्या लगेगा, केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल मोशन का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के थ्रू जो एक्सेलरेशन होगा वो तो केवल ए होगा, एक्सेलरेशन ही होगा, एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा उसमें क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया ना, तो दैट्स व्हाई ए किससे रिप्लेस हो जाता है, जी से रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम एस्केप वेलोसिटी पे। तो देखो इन वेरी सिंपल, आप कोई बॉडी को नीचे से लेके ऊपर फेंकते हो तो कोई वेलोसिटी से फेंकते हो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी वैल्यू उतनी ज्यादा ऊपर जाएगी। 5 मीटर पर सेकंड है, ये थोड़ी हाइट पे गया, आपने इसके बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, चीज और हाइट पे चली गई। बट एक वेलोसिटी ऐसी होती है, एक वेलोसिटी ऐसी होती है जिसके बाद क्या होगा कि बॉडी रिटर्न होके वापस अर्थ पे नहीं आएगी। कोई बॉल ऊपर फेंकोगे नीचे तो आएगी, ये भी बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बट आपने एस्केप वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका तो वो दोबारा कभी नीचे नहीं आएगी। ओके, तो देखो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब भी हम कोई बॉडी को नीचे से लेके ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, कहां से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी, इसके बाद ना बॉडी को कोई डाउनवर्ड पुल नहीं लगे, उसपे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगे अर्थ के थ्रू, तो मतलब हम उसे क्या बोलते हैं, वो चीज एस्केप हो गई, अब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में फिर से नहीं आएगी। तो मतलब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, बॉडी का खत्म हो जाता है। ओके, तो ऐसी कौन सी, आपको पता है कि ऐसी कोई वेलोसिटी एग्जैक्टली पॉसिबल होती भी है कि नहीं होती है, एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी होती है क्या, यस एग्जैक्टली होती है। कोई किसी को आइडिया है एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? इन द 11th एंड 12th क्लास तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप वेलोसिटी को प्रूव भी करेंगे। ओके, इसके फॉर्मूले के थ्रू नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे और उसके अंदर वैल्यूज चेंज करके एस्केप वेलोसिटी को प्रूव करेंगे। तो बट हमें यहाँ पर याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, नॉट इन द मीटर, मीटर का अंदर नहीं होता है, ये होती है किलोमीटर के अंदर, एंड एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी दी तो बॉडी नीचे आई, 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी दी फिर से नीचे आई। बट अगर मैं बॉडी को वेलोसिटी देती हूँ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो ये बॉडी दोबारा नीचे नहीं आएगी, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चली जाएगी। द लास्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे होती है एंड जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, कोई भी एक फोर्स जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे लग रहा है, जिसके थ्रू बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, 3 लॉज गिवन बाय केपलर, क्यों, क्योंकि केपलर्स लॉ ऑलरेडी वी डिड इन वेरी गुड वे, तो आप वहां पे स्लाइड्स जाके केपलर्स लॉ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वाला डेरिवेशन है ऑफ कोर्स वो हमने यहाँ पर किया है। हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो हम ये इनवर्स स्क्वायर लॉ एग्जैक्टली होता क्या है और हम इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने एक फॉर्मूला प्रूव किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब एग्जैक्टली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना, F इक्वल टू G m1m2/r², तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये डिस्टेंस का 1/r² है,
तो ऊपर गया तो r माइनस 2 हो गया, इसी को बोला है इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये आया कैसे, तो यहाँ पे न्यूटन ने किसकी हेल्प ली थी, कैपलर की हेल्प ली थी। किस तरीके से हेल्प ली, सबसे पहले न्यूटन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। अब इसके बाद देखो न्यूटन ने ये बोला कि देखो मान लेते हैं जितने भी प्लैनेट है ये सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व हो रहे हैं, तो जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, r है। अभी किस वेलोसिटी से रिवॉल्व होंगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नाउ यू कैन से कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, एक पूरा सर्किल है, तो एक पूरे सर्किल के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, और पूरा टाइम पीरियड क्या हो गया, कैपिटल टी। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिला, 2 पाई आर अपॉन टी। हम यहाँ पे v का वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 पाई आर अपॉन टी, v स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो v है v का वैल्यू इधर पुटअप कर दिया। अब इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, m 2 पाई आर इस होल स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ से r आ गया। तो एज यू कैन सी r से r कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला, m 4 पाई r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैपलर की हेल्प लेंगे। कौन से कैपलर्स की लॉ की हेल्प लेंगे, कैपलर थर्ड लॉ की हेल्प लेंगे। तो कैपलर का थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हम यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह आर क्यूब की हेल्प ले लेते हैं। ओके, अब अगर ये न्यूटन कैपलर की हेल्प नहीं लेता ना तो ये इसका फॉर्मूला कभी प्रूफ नहीं होता, बट अभी न्यूटन ने क्या किया, ये कैपलर की हेल्प ली, कैपलर के थर्ड लॉ की हेल्प ली। तो वंस अगेन हमने फॉर्मूला लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स का 4 पाई एम आर अपॉन टी स्क्वायर की जगह पुटअप किया आर क्यूब। अब यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो गया, तो नाउ यू कैन सी f इक्वल टू 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। तो 4 पाई एंड ये जो मास है दोनों तीनों की तीनों कांस्टेंट है, क्या बचा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स स्क्वायर के इक्वल है, तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इस तरीके से न्यूटन ने जो कैपलर्स लॉ की हेल्प लेके ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, कोई स्टोन है, हमने उसे नीचे से ऊपर फेंका, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और वो एक h हाइट पे पहुंचता है बिफोर कमिंग डाउन, दैट इज फाइन। एक स्टोन है, नीचे से ऊपर फेंका, h हाइट से गया और दोबारा नीचे आया। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज द सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। अब इसने क्या बोला है कि देखो जो भी स्टोन है उसके ऊपर और नीचे जाने का टाइम क्या है, बिल्कुल सेम है। ऊपर जाने का और नीचे जाने का टाइम बिल्कुल सेम है। तो जैसे ये न्यूमेरिकल देख लो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम कौन कौन से फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे और क्यों लेंगे। ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू, बट सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मूला कौन कौन सा लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, अब देखिए फॉर्मूलाज क्यों लिया है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों लेके चलते हैं, हमें एक तो टाइम प्रूफ करना है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक स्टोन है उसको नीचे से ऊपर फेंका। अब यहाँ पे आपको 4 चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो, कहां से फेंकते हो, नीचे से ऊपर फेंकते हो, तो ऑफकोर्स इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, h हाइट ये कवर कर रहा है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट में हमने अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कोई भी फालतू की थ्योरी नहीं लिखी है, जो भी इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेड पार्ट है उसी को यहाँ पे लिखा है। तो एज यू कैन सी चारों पैरामीटर आपको बताने जरूरी है। u की कुछ वैल्यू होगी, v 0 होगा, और h की कुछ वैल्यू होगी, ऑफकोर्स हमें कैलकुलेट करना है, और g नेगेटिव होगा। अब हमने क्या किया, कोई बॉडी को ऊपर से नीचे फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, v की कुछ वैल्यू होगी, ये इसने h हाइट कवर किया, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दोनों में हमने कंपेयर किया। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, हमें एग्जैक्टली क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन्स की 3 इक्वेशन ही तो है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम भी है, a भी है, v भी है, u भी है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, u की जगह u पुटअप किया, जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस g। नीचे से ऊपर जाते हैं g नेगेटिव होता है, तो ये हो गया a की जगह माइनस g पुटअप कर दिया, माइनस gt।
u इधर क्या है, इधर क्या है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में गया माइनस में आया, तो माइनस u इक्वल टू माइनस gt। ओके, ये u इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से टाइम क्या मिला, u अपॉन जी। ओके, तो देखो कोई भी बॉडी को जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो टाइम कितना हो जाएगा, u अपॉन जी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। इन द सेम वे देखो कोई भी बॉडी अब जब ऊपर से नीचे आ रही है तब भी हम सेम इक्वेशन ले रहे हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से नीचे फेंका, u की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, gt के इक्वल। ठीक है, a की जगह g पुटअप किया, u की वैल्यू 0 हो गई, v किसके इक्वल हो गया, gt के इक्वल, टाइम कितना हुआ, v अपॉन जी। बट हमें तो यहाँ पे टाइम को इक्वल प्रूफ करना है। नीचे से कोई बॉडी ऊपर जा रही है, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तब टाइम आ रहा है u अपॉन जी, जब ऊपर से नीचे आ रही है तब टाइम आ रहा है v अपॉन जी। ठीक है, एक बार आ रहा है u अपॉन जी और एक बार आ रहा है v अपॉन जी। तो हम क्या करते हैं, u एंड v की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम इक्वल नहीं है वेलोसिटी अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बट एक जगह u है एक जगह v है। अब दोनों को कैसे इक्वेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे u और v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जब ऊपर से नीचे आ रही है तो v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पे u और v है, फर्स्ट फॉर्मूला है, बट इससे तो नहीं निकला। ठीक है, हम सेकंड ले सकते हैं, सेकंड में u तो है, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये वाला प्रूफ नहीं होगा क्योंकि इधर v अपॉन जी है। तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो नीचे से ऊपर गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a की जगह माइनस जी हो जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस 2gh। a की जगह माइनस जी पुटअप किया, क्या आ गया, माइनस 2gh। ओके, तो ये देखो यहाँ पे v 0 है, इधर क्या बचा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, u स्क्वायर कितना मिल गया, 2gh। अब यहां से अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2gh, u कितना हो गया, अंडर रूट 2gh। तो ये हमने प्रूव कर दिया u की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2gh। अगर v की वैल्यू भी अंडर रूट 2gh आ जाती है तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। हमने क्या किया, यहाँ पे ये u है, ये u है, u की वैल्यू पुटअप कर दी अंडर रूट 2gh, तो ये u की वैल्यू पुटअप करते हैं अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय g। आप इस आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन देखो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व किया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व किया है, यहाँ पे t इक्वल टू अंडर रूट 2gh है, तो ये अंडर रूट 2h लिख लिया और ये अंडर रूट g को यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अब नीचे क्या है, g, तो g को 2 टाइम्स लिख ले, ऐसे अंडर रूट g लिख सकते हैं। तो ये देखो एक अंडर रूट g से एक अंडर रूट g कैंसिल हो गया और हमें क्या मिला, अंडर रूट 2h बाय g। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में तो क्या है, अगेन हमने फॉर्मूला सेम लिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब हमें यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि u की वैल्यू तो 0 है, तो u की वैल्यू हमने 0 पुटअप कर दी, v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2gh के, v की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2gh। तो वंस अगेन हमने v की वैल्यू पुटअप कर दी, अंडर रूट 2gh अपॉन g। इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसे ही आंसर आया, अंडर रूट 2h बाई g। तो नाउ यू कैन से दोनों का टाइम इक्वल है, ऊपर जाने का और नीचे आने का। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो अप टाइम, यहाँ से नीचे आ रहे थे तो डाउन टाइम, और दोनों टाइम बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ऊपर जाने का टाइम एंड नीचे जाने का टाइम बिल्कुल बॉल का सेम रहेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the value of g suddenly becomes twice its value and it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along a floor, why? अगर हम g की वैल्यू डबल कर देते हैं तो उसको वहां पे, मान लीजिए कोई यहाँ पे बॉडी है, मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक बॉल पड़ी है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे g की वैल्यू को डबल कर दिया, ठीक है, g की वैल्यू को डबल कर दिया, तो जो ये बॉडी है इसको उठाना काफी हैवी हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, डबल हो जाता है, इसका वेट भी क्या है, डबल हो जाता है। कैसे, लेट्स सी। तो देखो बॉडी के वेट का फॉर्मूला क्या होता है, बॉडी के वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि मान लो हमने g को डबल कर दिया, इफ g बिकम ट्वाइस, अगर हमारा g डबल हो जाता है तो यहाँ पे हम ये g की जगह 2g लिख दें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, g को 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये हमने g की जगह 2g लिख दिया। तो अब बॉडी का वेट कितना हो गया, 2mg। तो अगर हमने g की वैल्यू डबल करी तो बॉडी का वेट भी तो डबल हो जाएगा, तो बॉडी को उठाना
2 टाइम्स हैवी हो जाएगा। अगर अभी आपका वेट 45 केजी है या मान लीजिए 40 केजी है और अगर आपने जी की वैल्यू डबल कर दी तो आपकी बॉडी का वेट कितना हो जाएगा 80, नॉट मास। मास तो सेम रहेगा, मैं व्हाट आई एम सेइंग ये केजी में नहीं होगा, न्यूटन में होगा। अगर आपकी बॉडी का वेट 40 न्यूटन है, अगर आपकी बॉडी का वेट 40 न्यूटन है और अगर आपने जी को डबल कर दिया, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डबल कर दिया, तो यहाँ पे अब आपका बॉडी का वेट कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम केजी की बात करें तो केजी तो कांस्टेंट रहेगा, केजी कभी चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो जी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 क्यों होती है? इसीलिए 0 होती है। एक तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। सेंटर पे अगर हम देखेंगे एट सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर ये फोर्स 0 हो गया तो जी भी क्या हो गया ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशनल, ये हमारी अर्थ है। अब ये क्या होगा, अपर हाफ पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स लोअर हाफ पे लगेगा, तो दोनों फोर्सेस क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द फोर्स ड्यू टू अपर हाफ ऑफ द अर्थ विल कैंसिल द फोर्स ड्यू टू लोअर हाफ। ओके, तो इसीलिए क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जी की वैल्यू भी 0 हो गई, इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमारा वेट भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r from a star be t. Prove that if it is was as a distance of 2r from the star, its period of revolution will be under root t. तो देखो exactly इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें t और r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है। t क्या है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड जो r है वो क्या है डिस्टेंस है, जो भी t स्टार से डिस्टेंस है प्लैनेट का वो है r। अब हमने केपलर लॉ में t और r का क्या रिलेशन पढ़ा है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यही पढ़ा है। और वी कैन राइट t इज इक्वल टू के आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया k। ओके, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है t स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब। मतलब अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t है तो यहाँ पे रेडियस कितना है, डिस्टेंस कितना है, आई एम सो सॉरी, डिस्टेंस कितना है प्लैनेट और स्टार के बीच में r है। ओके, बट अगर मान लो इस डिस्टेंस को हम 2r कर दे, अगर हम इस डिस्टेंस को 2r कर दे तो r की जगह अगर हम 2r पुटअप कर देते हैं तो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि अंडर रूट 80 होगा और आपको प्रूव भी करना है, बट हम कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना होगा। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है r है, बट अगर ये डिस्टेंस 2r हो जाए तो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो ये t डैश को ही हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो t स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, बट t डैश स्क्वायर जो हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू के कितना होगा, r की जगह हम क्या पुटअप करेंगे 2r पुटअप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि अगर ये 2r डिस्टेंस पे हो तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। ये 2r पुटअप कर दिया, 2r का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, हमें कितना मिला k 8r क्यूब, और इधर कितना है t स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो देखिए t डैश स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है तो ये t डैश स्क्वायर, ये 1 है t स्क्वायर, तो t डैश स्क्वायर बाय t स्क्वायर इक्वल टू k 8r क्यूब, और नीचे क्या आ गया kr क्यूब। ओके, आ गया। इक्वेशन 2 बाय 1 किया, सिंपल, ऊपर इक्वेशन 2 आई, नीचे इक्वेशन 1 आई, इसे 1 ले लिया था, इसे 2 ले लिया था। ओके, दोनों को डिवाइड किया तो नाउ यू कैन से k कैंसिल आउट हो गया, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा t डैश स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू 8। हमें क्या चाहिए, केवल t डैश स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या हो गया 8t स्क्वायर। t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये कितना हो गया, यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, t डैश स्क्वायर का अंडर रूट t, यहाँ पे आया अंडर रूट 8 और ये t स्क्वायर का अंडर रूट t, तो ये हमें मिल गई अंडर रूट t वैल्यू, अंडर रूट 8t वैल्यू। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। द सिंगल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फालतू के स्टेप्स नहीं किए हैं। गाइस आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, हम लोग ये जो 5th वाला क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स है A B C D E, ये वाले पार्ट E F G 8 क्वेश्चंस है, इन 8 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आज की क्लास में करेंगे तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।